हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी का अपने यूट्यूब क्लासेज यूपीपीएससी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। ऑप्शन बी है सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। ऑप्शन सी है गांधीवादी प्रजातंत्र की स्थापना करना है। ऑप्शन डी है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। तो इसमें ऑप्शन डी इज राइट नाउ हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। टिक कर देते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट नाउ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन डी है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो इसमें हो जाएगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन सी इज राइट नाउ हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पीसीएस से लेकर पुलिस दरोगा हर जगह पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों में। सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो ये दोस्तों संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक दोनों में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। टिक कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए ऑप्शन सी दोनों राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। तो ये आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट नाउ हो जाएगा। इसमें से इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल वगैरह सब जगह पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक, ऑप्शन ए देख लेते हैं, मौलिक अधिकार है। बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन डी है आर्थिक अधिकार है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत है। ऑप्शन बी इज राइट नाउ है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। ऑप्शन सी है कानून के समक्ष बराबरी। ऑप्शन डी है धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये देख लेते हैं दोस्तों। समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। आर्टिकल 380, आर्टिकल 312, आर्टिकल 16, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में विदेश नीति से संबंधित है। ये आईएमपी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 34 ए, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47। तो ये अनुच्छेद 34 ए के कहा गया है। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है। ग्राम पंचायतों का गठन। ऑप्शन बी है गोवध निषेध। ऑप्शन सी है मुक्त कानूनी सहायता और समान नागरिक संहिता। तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा, मुफ्त कानूनी सलाह का अधिकार। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया है। तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है संविधान के निर्माण के समय 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी है 42वें संविधान संशोधन में। और ऑप्शन डी है 41वें संविधान संशोधन में। तो ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन बी है अय्यर समिति। ऑप्शन सी है स्वर्ण समिति। ऑप्शन डी है ठक्कर समिति। तो ये स्वर्ण समिति के द्वारा किया गया है। देख लेते हैं दोस्तों, टिक कर लिए।
स्वर्ण समिति के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख आर्टिकल 51 के का में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक का संरक्षक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति, ऑप्शन डी है वन्य प्रणाली। तो ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्र ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रगान का सम्मान करना, ऑप्शन बी है भारतीय संपत्ति का बचाव करना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ऑप्शन डी है प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा करना। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारकों की रक्षा करना है। ये इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल द्वारा। तो ये सही हो जाएगा, मंत्रियों के द्वारा हमेशा सीधा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार होते हैं? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी है अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति का मतदान हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन डी इज राइट ना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली द्वारा, ऑप्शन सी है अनुपातिक मतदान प्रणाली द्वारा और ऑप्शन डी है खुली बैठक के द्वारा। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, एकल मतदान पद्धति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा इसमें, एकल मतदान प्रणाली द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है? देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए भारत के महाधिवक्ता को, सांसद को और भारत सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कोई भी विवाद राष्ट्रपति के चुनाव में होता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और सांसद द्वारा। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों, ये सांसद द्वारा हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा, सांसद द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो देख लेते हैं दोस्तों, आर्टिकल 356 द्वारा, आर्टिकल 75 द्वारा, आर्टिकल 76 द्वारा, आर्टिकल 61 द्वारा। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 61 के तहत ही महाभियोग की प्रक्रिया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर जगह पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के उन्मूलन, टाइपिंग में गलत हो गया है, मिलन के आधार पे राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और संसद के दोनों सदनों द्वारा। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी है लोकसभा अध्यक्ष, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश उस पर विराजमान होगा। देख लेते हैं, ऑप्शन बी इज राइट नाउ है, ये इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं?
तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, ऑप्शन बी है लोकसभा की अनुशंसा पर, ऑप्शन सी है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, ऑप्शन डी है राज्यसभा की अनुशंसा पे। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी शक्ति का प्रयोग किया था, तो देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है हिंदू बिल कोड पे, पेप्सू विनियोग विधेयक पे, ऑप्शन सी है भारतीय डाक विधेयक पे और दहेज प्रतिशत विधेयक पे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट नाउ है पेप्सू विनियोग विधेयक पे। ये वीटो की शक्ति है दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट नाउ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 360 के तहत, आर्टिकल 123 के अनुसार, आर्टिकल 200 के, आर्टिकल 356 के अनुसार। तो इसमें सही हो जाएगा आर्टिकल 123 के अनुसार, टिक कर लेते हैं। इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताते रहिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। धन्यवाद दोस्तों।